हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग ऑलरेडी जो है कि साउंड चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ आज की वीडियो देखने से पहले आप लोग ज़रूर जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट है, ध्वनि जो साउंड है उसका जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम साउंड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साउंड में हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, ध्वनि की बात करें, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है, ये सब जो बेसिक टर्म्स होते हैं साउंड्स में, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग साउंड को ही आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे बच्चे क्वालिटी ऑफ साउंड की। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे लिख लो, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। चलिए, क्वालिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात करेंगे बच्चे कि क्या होता है, या कह लो कि किससे हम नापते हैं, अगर हम क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे तो किसके टर्म में हम बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी हमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि साउंड को नापने के लिए किस यूनिट का हम लोग यूज़ करते हैं, किसमें हम साउंड को, किसमें हम ध्वनि को मेज़र करते हैं, उसको नापते हैं। जिन जिन को भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। ठीक है बच्चे, चलिए बाकी आगे हम क्वालिटी की बात करें, ध्वनि की जो है कि गुणवत्ता की बात करें कि जो ध्वनि होती है उसकी गुणवत्ता किसमें हम नापते हैं, तो एक टर्म होता है बेटा टिम्ब्रे। ठीक है, टिम्ब्रे, सब लोग नोट कर लीजिए, टिम्ब्रे। ठीक है, देखो भाई, जो टिम्ब्रे होता है बेसिकली बेटा क्या होता है, ये क्वालिटी ऑफ साउंड, मतलब जो हमारी ध्वनि की गुणवत्ता होती है वो इसी टर्म में हम लोग जो है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं टिम्ब्रे को डिफाइन करने की बात करूं बेटा कि टिम्ब्रे होता क्या है, हालांकि ये बहुत एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन मैंने इस चीज़ को आप लोगों को इसलिए मेंशन किया है कि कभी अगर क्वालिटी ऑफ साउंड में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को टिम्ब्रे के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो टिम्ब्रे बेसिकली क्या होता है कि सपोज करिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब हम लोग, जो हमारी साउंड होती है वो हमारे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, हमारी आवृत्ति पे जो है कि ये डिपेंड करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चे देखो क्या होता है कि अगर हम लोग दो म्यूजिक बैंड को जो है कि प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, किसी की फ्रीक्वेंसी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों बैंड की फ्रीक्वेंसी हमारी इक्वल हो। तो जो हमारी डिफ्रेंशिएट होती है बेटा, जो अलग अलग हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसमें हम साउंड की पहचान किससे करेंगे, तो वो किसके थ्रू करेंगे, हम लोग टिम्ब्रे के थ्रू। तो बेसिकली टिम्ब्रे क्या हुआ, दो म्यूजिकल साउंड को डिफ्रेंशिएट करता है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, डिफरेंट होती है, ठीक है, तो हम किसी दो म्यूजिकल साउंड को क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यही काम क्या होता है, जो होता है हमारे टिम्ब्रे का। तो टिम्ब्रे क्या करता है, डिफरेंशिएट, ठीक है, टू साउंड्स, डिफरेंशिएट टू साउंड्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में बेटा, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि मतलब अलग अलग आवृत्ति के अगर दो बैंड्स हैं तो उनकी जो क्वालिटी हो गई, ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड्स, टू क्वालिटी ऑफ साउंड्स भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड्स भी आप लोग लिख सकते हैं। तो टू क्वालिटी ऑफ साउंड भी हो सकता है, ठीक है, किस पे, एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टर्म याद करो कि भाई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हमारी अलग अलग है और अलग अलग अगर कोई बैंड है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी जो है कि ट्यूनिंग या कौन सा सॉन्ग या कौन सा बैंड क्या है, तो वो क्या करता है, टिम्ब्रे ये काम करता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में थोड़ा भी कुछ भी आप लोगों के एग्जाम में आ जाए टिम्ब्रे वर्ड से रिलेटेड, तो आई होप कि आप लोग उसका आंसर कर पाएंगे। चलिए बच्चे, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का। ये जो टॉपिक है इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, जब हम क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं ना बच्चों, तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से बेसिकली साउंड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चे जो है लाउडनेस और पिच की। ठीक है, लाउडनेस और
पिच की बात करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ साउंड में हम किसकी बात करेंगे, लाउडनेस की बात करेंगे और पिच की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या किसकी बात करेंगे, लाउडनेस, ठीक है, और पिच। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चंस बच्चे आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में इस कैसे बनता है कि हमारी जो है कि जो लाउडनेस होती है, जो हमारे साउंड होती है, वो किस तरीके से लाउडनेस पे डिपेंड करती है या फिर पिच हमारी किस पे डिपेंड करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों का बनता है, जिसमें हम लोग आज टर्म जो यूज़ करेंगे वो बात करेंगे एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी की। बच्चे जिन लोगों ने एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी जिनको भी क्लियर नहीं है वो प्रीवियस क्लास में जाकर के जरूर देख ले, ताकि उसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो जब मैं एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी की बात करूंगी तो। ठीक है बच्चे, क्योंकि इसके बारे में बहुत बेसिक से इस टर्म्स को हमने जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा लाउडनेस, हिंदी वाले लिख लो भाई, प्रबलता, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पिच की तो ये हो जाता है तारत्व, तारत्व, ठीक है। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे लाउडनेस की, ठीक है, कि जो लाउडनेस होती है देखो सबसे पहले तो इसको हम लोग जो मेज़र करते हैं, ठीक है, जो इसकी मेज़रमेंट होती है लाउडनेस की बेटा ये होती है हमारी किसमें, एसआई यूनिट भी कह सकते हो, इसकी मेज़रमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, या तो इसको मेज़रमेंट कहिए या फिर कहिए कि इसकी एसआई यूनिट। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो हो जाती है हमारी डीबी। क्या होती है, डीबी, ठीक है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि साउंड को किस में मेज़र करते हैं या उसके एसआई यूनिट क्या है बेटा, तो भी आप कहेंगे डीबी, और लाउडनेस की बात करते हैं तब भी हम उसमें क्या कर देंगे, डीबी। कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। साउंड या लाउडनेस दोनों एक ही चीज़ हो गई। अगर मैं साउंड की बात कर रही हूँ तब भी हम डीबी की बात कर रहे हैं, लाउडनेस की बात कर रहे हैं बच्चे तब भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो हम डीबी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये भी आता है, कई सारे एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, कि हमारी जो साउंड होती है कितने डीबी तक नॉर्मल है, मतलब कितने डीबी से ऊपर जाते हैं तो वो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है, या फिर यूँ कह लो कि वो नॉइज़ पोल्यूशन कितने डीबी के बाद हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, या फिर हमारे कानों को हार्म न करने वाले कितने डीबी तक का साउंड या लाउडनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो जो नॉर्मल है बेटा WHO के अकॉर्डिंग, जो WHO ने बात करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बच्चे 75 डीबी, ठीक है, 75 डीबी तक क्या होता है नॉर्मली हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, मतलब 75 डीबी तक अगर लाउडनेस है तो हमारे कानों को हार्म नहीं कर सकती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हालांकि ये 75 से 80 तक भी जा सकता है, ठीक है, 75 से 80 तक भी जा सकता है, कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जो होता है ये पोल्यूशन क्रिएट करने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रैक्टर की नॉइज़ कितनी डीबी की होती है। ठीक है, हम लोगों को हमारे कानों को जो ख़राब कर सकती है वो कितने डीबी तक हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चंस घुमा फिरा के काफ़ी सारे इससे बनते हैं, अगर डीबी से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के तो। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग करेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जिसमें वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारी ऑडिबल जिसको कहते हैं, जितना हम लोग सुन सकते हैं वो है आपका 75 से 80 डीबी मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, ये आपके सुनने की मैक्सिमम क्षमता होती है। ठीक है, इससे ऊपर अगर हमारा डीबी या फिर कह लो कि साउंड या लाउडनेस होता है तो हमारे कान को हार्म कर सकता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग अपना ईयरफोन लगाते हो तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब आप अपने साउंड को बढ़ाते रहते हो, वॉल्यूम बढ़ाते रहते हो तो कुछ देर के बाद आप लोगों को एक वार्निंग मिलती है कि अगर आप इससे ऊपर करेंगे तो मे हार्म योर एयर, मतलब आपके कान को वो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो वो इसीलिए होता है, क्यों, क्योंकि वो सेट कर रखा होता है। हालांकि फिर भी आप नहीं मानते हैं, उसको ऊपर करते हैं और भी ज़्यादा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कान खराब नहीं होते हैं ना। क्यों, क्योंकि वो टेक्निकली उसको इस तरीके से बनाया ही गया है कि मैक्सिमम वो 80 डीबी से ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी क्या है वही चीज़ कहने को कि हमें 75 तक ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चे, इसलिए साउंड को बहुत तेज़ी से नहीं सुनना चाहिए, हमारे कानों को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए ये तो डिस्कशन हो गया भाई हमारा डीबी के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं जो
मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा बच्चे लाउडनेस होती है, जो प्रबलता होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है। अगर किसी को भी पता है तो बच्चे आप लोग मुझे वो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि जो हमारी लाउडनेस होती है वो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है। देखो बच्चे, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। चलिए, जो बच्चे हमारा लाउडनेस होता है, जो हमारी प्रबलता होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, तो हमारी जो लाउडनेस होती है बच्चे वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। किस पे करती है? एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड पे करती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे दे देगा? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या क्या? तो आंसर क्या करेंगे आपकी भाई, क्या होती है जो लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है हमारी एम्पलीट्यूड पे। आगे बात समझ में बच्चे? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चे की जो हमारी, इसको हिंदी में लिख लीजिए आयाम, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड होता है आयाम होता है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो भाई, तो जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़ किस तरीके से डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है या फिर कह लो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है कि डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं लाउडनेस, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अगर आप लोगों ने लाउडनेस को बढ़ा दिया तो एम्पलीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या इसका रिवर्स क्वेश्चन दे दे आप लोगों से कि अगर किसी भी चीज़ का आपने किसी भी उस चीज़ का आपने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, आयाम को बढ़ा दिया, तो उसकी लाउडनेस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो भाई देखो, हमारा जो लाउडनेस होता है ना, जो लाउडनेस होता है बच्चे वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एम्पलीट्यूड के, ठीक है। आई बात समझ में? जो लाउडनेस होता है ये एम्पलीट्यूड के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी हमारी बढ़ेगी, ठीक। अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो लाउडनेस भी हमारी कम होती है। आगे बच्चे बात समझ में आप लोगों को? तो मतलब जो हमारी लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। आगे बात समझ में? मतलब प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयाम के। मतलब अगर आप आयाम को बढ़ाते हैं तो आपकी प्रबलता बढ़ेगी। ये चीज़ कंफ्यूज आप लोग नहीं होना, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चे कि मतलब जब भी हम बात करते हैं लाउडनेस की तो वो किससे रिलेटेड है? एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि लाउडनेस जो होती है वो आपकी किस पर डिपेंड करती है, तो लाउडनेस डिपेंड करती है हमारे आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे। कैसे डिपेंड करती है? अगर आपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया तो लाउडनेस भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से बनता है। ये तो बात हो गई बच्चे हमारे क्वालिटी ऑफ साउंड में हमने बात करी लाउडनेस की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चे पिच की या फिर कह लो तारत्व की। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो हमारा पिच होता है बेटा, जो हमारा तारत्व होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम लोगों ने बात करी थी कि हमारा लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा था, तो लाउडनेस डिपेंड कर रहा था एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे। उसी तरीके से मतलब पिच भी किसी चीज़ पे डिपेंड करता होगा ना, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे या एम्पलीट्यूड पे ही करता है। किस पे करता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर करिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि देखो किस किस बच्चों को इसके बारे में पहले से नॉलेज है। हालांकि जिसको नहीं है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, क्लास को अच्छे से समझिए, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं पिच की, ठीक है। पिच या फिर कह लो तारत्व की, इसके बारे में थोड़ा सा इधर जगह चाहिए। चलिए, पिच या फिर कह लो तारत्व, ठीक है, पिच या तारत्व की। चलो भाई, अगर मैं पिच और तारत्व की बात करें बच्चे तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? हमारा
पिच कहलाता है। ठीक है, मतलब ये है, देखो जो हमारे लाउडनेस होती थी बच्चे, वो क्या होती है, एक तरीके की हमारी सेंसिटिविटी जो होती है ना साउंड की, उसको हम कहते हैं एक तरीके का लाउडनेस। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमारा पिच या तारत्व क्या होता है, तो तारत्व बेटा क्या होता है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की ना, वही हमारा क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। आई बात समझ में, क्या कहलाता है, पिच, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये क्या कहलाता है, हमारा पिच कहलाता है। अब देखो पिच में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कभी ये चीज़ नहीं पूछा जाता है आपसे कि डेफिनेशन क्या है पिच की। ठीक है, पिच या तारत्व की डेफिनेशन कोई आपसे नहीं पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है बच्चे कि जो हमारा पिच होता है, जो हमारा तारत्व होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन, जैसे लाउडनेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, आयाम पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में, उसी तरीके से पिच की बात करते हैं तो पिच किस पे डिपेंड करता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए अगर किसी को पता है तो। ठीक है, अगर बच्चे हम लोग पिच की बात करते हैं तो देखो जो पिच होता है बेटा, ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक, किस पे डिपेंड करता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी पे, मतलब आवृत्ति, आवृत्ति पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में, तो पिच किस पे डिपेंड करता है बच्चे, तो हमारा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ ठीक है, मतलब जो पिच होता है, जो हमारा पिच होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे फ्रीक्वेंसी। मतलब पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पिच कम, फ्रीक्वेंसी कम। अब इसको टर्म में समझो कि पिच का मतलब क्या है बेटा, जैसे देखो जो फीमेल्स होती हैं, है ना, और जो मेल्स होते हैं, इन दोनों की क्या वॉइस जो होती है, जो पिच होती है, क्या वो सेम होती है, बिल्कुल नहीं। गर्ल्स जो फीमेल होती हैं अक्सर उनकी साउंड क्या होती है, पतली होती है, थोड़ी श्रिल होती है ना। लेकिन जो मेल होते हैं उनके जो साउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, थोड़े कड़क होते हैं, थोड़े तेज होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो हम फीमेल्स होती हैं उनके साउंड का श्रिल होने का रीज़न क्या है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे भाई कि फ्रीक्वेंसी ही रीज़न है वो, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है कि जो फीमेल की वॉइस होती है वो श्रिल होती है, पतली होती है, और जो मेल की वॉइस होती है पतली नहीं होती है, मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो भाई लाउडनेस आंसर नहीं कर देना, क्योंकि मोस्टली जनरली ऑप्शन में तुम लोगों को जो है कि ये देगा कि जो फीमेल होती है उनकी वॉइस श्रिल क्यों होती है, पतली क्यों होती है, ऑप्शन में भाई दे देगा, पिच दे देगा, फ्रिक्वेंसी दे देगा, एम्पलीट्यूड दे देगा, लाउडनेस दे देगा। तो 100% है कि ज़्यादातर लोग उसको लाउडनेस पे ही लगा के आएंगे कि जो है कि लाउडनेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंसर आपको क्या करना है बेटा, तो आंसर आपको करना है कि पिच है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कि मतलब जो हमारा तारत्व होता है, जो हमारी पिच होती है बच्चे, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि मतलब देखो अब क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि पिच जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आवृत्ति के, फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो आपकी पिच बढ़ेगी, ठीक, आवृत्ति आप बढ़ाओगे तो आपका तारत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया बच्चे, मतलब अगर यहाँ पे पिच की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पिच बढ़ेगी, मतलब आवृत्ति बढ़ाने पे हमारी जो होती है, जो तारत्व है, ये बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कहा कि जो पिच होती है बच्चे, वो मैंने क्या कहा, श्रिलनेस, मतलब लड़कियों की आवाज़ पतली होने का कारण, मतलब क्या कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच ज़्यादा होगी, मतलब कि उसकी आवाज़ ज़्यादा श्रिल होगी, या फिर कह लो कि पतली होगी। मतलब कि अगर फीमेल्स जो होती हैं उनकी आवाज़ जो पतली होती है, उसका कारण क्या होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मतलब कि जिस भी जो फीमेल्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए उनका पिच ज़्यादा होता है और उनकी आवाज़ पतली होती है, जबकि लड़कों का, मेल का क्या होता है, इसका उल्टा होता है। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस तो कुछ भी बन सकते हैं। तो बात करी हम लोगों ने पिच की कि पिच बेसिकली होता क्या है,
किस पे डिपेंड करता है और किस तरीके से डिपेंड करता है, और क्वेश्चन हमारी जो है कि किस तरीके से बनती है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूँगी बच्चे कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, फिर उसके बाद उसकी मदर है, ठीक है, उसकी मम्मी है, फिर उसके पापा हैं। अब मुझे बताओ कि किसकी श्रिलनेस या फिर कह लो किसकी पिच ज़्यादा होगी और किसकी पिच इन तीनों में सबसे कम होगी। जल्दी बताओ भाई। ये क्या है, कोई चाइल्ड है, बच्चा है, ये इसकी मदर है, ठीक है, और ये इसके फादर हैं। आई बात समझ में? चलिए बताइए कि इन तीनों में से किसकी पिच ज़्यादा होगी और किसकी पिच कम होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिच की, यानी कि तारत्व। यहाँ पे बेटा हम लोग बात कर रहे हैं तारत्व की। अब यहीं पे आप लोग मुझे अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लाउडनेस की अगर मैं बात करूँगी, लाउडनेस या फिर प्रबलता, इसकी बात करूँगी। सेम यहाँ पे भी क्या है बेटा, चाइल्ड है, ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी मदर है और उसके फादर है। ठीक, बताइए कि इसमें घटते हुए से बढ़ते हुए मतलब पिच जो होती है तारत्व किसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी कम होगी, फिर किसकी कम होगी। अगर मैं यहीं पे बात करूँगी बेटा लाउडनेस या प्रबलता की, तो किसकी प्रबलता कम होगी और किसकी प्रबलता ज़्यादा होगी। फटाफट आंसर करिए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट ये क्लियर हो गया जो मैंने पिच और लाउडनेस की बात करी है बेटा, अगर ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कंसेप्ट क्या है, तो आंसर आप लोग इसका अब भी फटाफट मुझे कर देंगे। तो आंसर सब लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में करिए कि पिच किसकी ज़्यादा होगी और लाउडनेस किसकी ज़्यादा होगी। देखो बच्चे, मैंने आप लोगों से क्या बताया था, मैंने आप लोगों से बताया कि श्रिल होना मतलब आवाज़ जितनी पतली होगी, जितनी पतली आवाज़ मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब उसकी पिच ज़्यादा। आई बात समझ में? तो पिच ज़्यादा मतलब आप बताओ कि बच्चे में, मदर में और फादर में किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा श्रिल या फिर कह लो कि सबसे ज़्यादा पतली होती है। ऑब्वियसली बच्चे की होती है, उसके बाद किसी फीमेल की होती है, देन उसके फादर की होगी। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, मतलब पहले तो क्या होता है कि बच्चे की जो साउंड होती है बच्चा, ठीक है, जो बच्चा होता है उसकी जो पिच होती है वो क्या होती है सबसे ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा, फिर उसकी मदर की होती है, फिर उसके फादर की होती है। लेकिन अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ तो आप खुद सोचो, मम्मी चिल्लाती रह जाए, डांटती रह जाए, आपको फ़र्क पड़ता है? कतई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पापा एक बार अगर आपके चिल्ला दे तो आप बिल्कुल खामोश, जो भी शैतानी कर रहे हैं छोड़ छाड़ के आराम से बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि लाउडनेस ज़्यादा होती है। तो लाउडनेस इसका क्या हो गया बेटा, जस्ट अपोजिट, मतलब फादर की जो आपकी लाउडनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन मदर की, देन बच्चे की, है ना। कोई छोटा बच्चा अगर आपको डांटे तो दो झापड़ आप उल्टा उसको लगा दोगे, है ना, उसकी बात तो पहली बात सुनोगे नहीं, गलती सुन गए तो उल्टा दो चमाटा उसको लगाओगे, है ना। तो मतलब यही है कि लाउडनेस बेचारे की कम है ना। तो यही कंसेप्ट है भाई छोटे बच्चे के पिटने का, है ना। चलो ये क्या है भाई, तो जो हमारी लाउडनेस होती है बेटा क्या होता है, मेल की लाउडनेस ज़्यादा होती है, देन फीमेल की होती है, देन किसी बच्चे की होती है। लेकिन अगर मैं पिच की बात करूँगी तो पिच उसका अपोजिट हो जाता है, लाउडनेस का जस्ट अपोजिट हो जाता है पिच की। तो ये थी बच्चे आज के सेशन की हम लोग क्लास। एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों की कि मैक संख्या क्या होती है, मैक नंबर क्या होता है। किन लोगों को पता है मैक नंबर या मैक संख्या के बारे में, कितने लोग जानते हैं? फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग, ठीक है, कि मैक संख्या क्या होती है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, लेकिन एक क्वेश्चन इससे बनता है। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि कई बार इससे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में बन जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आना तय रहता है साउंड से। यही 2-3 टॉपिक होते हैं बेटा जिससे कि साउंड से आप लोगों के बेसिकली क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। मैक संख्या या फिर कह लो मैक नंबर क्या होता है। चलो बताओ फटाफट, क्या आप लोगों ने मैक नंबर के बारे में कुछ पढ़ा है? ठीक है, क्या आप लोगों ने मैक नंबर या फिर कह लो मैक संख्या, इसको हिंदी में भी मैक ही कहते हैं, ठीक है, मैक संख्या, क्या इसके बारे में आप लोगों ने कुछ भी पढ़ा है? आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो फटाफट बताइए। चलिए
फटाफट बताइए कि अगर हम मैक संख्या या मैक नंबर की जब बात करते हैं बच्चे, तो हम लोग बेसिकली किसकी बात कर रहे होते हैं इसके बारे में। देखो बच्चे, जो मैक नंबर या मैक संख्या होती है हमारी, क्या होती है, स्पीड, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। इन दोनों का जो रेशो होता है बेटा, मतलब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर चल रहा है तो उसकी अपनी एक स्पीड होगी, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, इसीलिए बच्चे मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि जिन लोगों को भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो प्रीवियस वीडियोस जा करके देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो स्पीड ऑफ साउंड, हाँ चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो किस में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वैक्यूम। फटाफट आंसर करिए, और ये आंसर मुझे एक और करिए कि कहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करती है। 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करिए और इसको समझते रहिए कि हम बात कर रहे हैं मैक संख्या की, मैक नंबर की। तो ये क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो चाल होती है, ठीक है, किसी चाल की वस्तु किसको डिवाइड करेंगे, उसकी जो है ध्वनि की चाल से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हिंदी वाले लिख लो भैया, वस्तु की चाल, ठीक है, वस्तु की चाल किससे डिवाइड करेंगे उसको, ध्वनि की चाल, ठीक है बेटा, ध्वनि की चाल से। जब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो इनके रेशो को हम कहते हैं मैक नंबर, या फिर कह लो मैक संख्या। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये हो गया। बाकी मैक नंबर के बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, कैसा न्यूमेरिकल बनता है, हर चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे डिटेल से, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग जो है कि ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम साउंड को ही कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के, ठीक है बच्चों। हमने आप लोगों से अभी क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो साउंड होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि देखो जो साउंड होता है बेटा वो सॉलिड में क्या होता है, ठीक है, साउंड जो होती है हमारी, जो साउंड होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है, ठीक है। किसमें मैक्सिमम होती है, सॉलिड में। आई बात समझ में। और वही बात करते हैं गैस की, तो गैस में भी कम करती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम में बेटा क्या होता है, नो साउंड ट्रेवल। आई बात समझ में, क्या होता है, नो साउंड ट्रेवल, ठीक, मतलब वैक्यूम में हमारी साउंड ट्रेवल नहीं करती है। अब रीज़न क्या होता है बच्चे कि क्यों नहीं करती है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम तो बेटा वो जगह होती है ना जहाँ पे क्या होता है, नो एयर, मतलब कोई पार्टिकल नहीं, कोई मीडियम नहीं, और जब मीडियम है ही नहीं तो क्या वहाँ पे साउंड ट्रेवल करेगा, तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा साउंड की, तो साउंड में सॉलिड, तो जो सॉलिड होता है उसमें साउंड सबसे तेज़ी से ट्रेवल करता है, या कह लो कि जो हमारा ठोस पदार्थ होता है वहाँ पे ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है। आगे बात समझ में बेटा क्यों करती है, कैसे करती है, इसके बारे में हम लोगों ने जब साउंड चैप्टर को स्टार्ट किया है तो इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके देख ले। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम मैक संख्या से और भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी साउंड के, ध्वनि के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में साउंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट लेक्चर लेने आऊँ मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूँ। हालांकि तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।